Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी लोक भारती का 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। गोवा के बारे में अच्छी जानकारी इस लेसन में इस पाठ में हम लेने वाले हैं, जो लिखा गया है विनय शर्मा इनके द्वारा। ये लेखक है इस पाठ के, गोवा जैसा मैंने देखा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा ये एक प्रवास वर्णन पर पाठ है, मतलब यहाँ पर गोवा का वर्णन किया है, यात्रा वर्णन की गई है। विनय शर्मा लेखक है इस पाठ के। इनके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए, इनका जन्म 1973 में उज्जैन में हुआ, जो मध्य प्रदेश में है। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। जहाँ पर भी ये जाते हैं, प्रवास वर्णन, यात्रा का वर्णन, उन पर, इनके अनुभवों पर इनका लेखन ज़्यादातर अनुभव आधारित है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। यात्रा वृत्तांत मतलब प्रवास वर्णन, जिसे मराठी में कहते हैं यात्रा वृत्तांत। जो भी यात्रा, जहाँ पर भी ये यात्रा करते हैं वहाँ के स्थानों का वृत्तांत बताना, उसकी जानकारी बताना, ये इनकी पसंदीदा विधा है। साथ ही अपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। इनकी कृतियाँ देखिए क्या क्या है, मतलब इनका लेखन साहित्य क्या है। आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध है ये इनका। चित्र की परीक्षा ये व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये सभी यात्रा वृत्तांत है इनके। तो ये सभी किताबें बहुत इनकी प्रसिद्ध है, विनय शर्मा। तो चलिए हम पढ़ते हैं गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा के बारे में जानकारी इन्होंने इस पाठ में हमें बताई है। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। सचमुच गोवा बहुत ही सुंदर स्थान है हमारे भारत देश का। गोवा जो है, इसका नाम सुनते ही हम सभी का मन ऐसे मन में तरंग उठने लगते हैं। इसका नाम सुनते ही मतलब हमारे आंखों के सामने दिल को छूने वाला समंदर और आसमान को छूने वाले नारियल के पेड़ हमें दिखाई देते हैं। इतना अच्छा और सुंदर यहाँ का नज़ारा होता है गोवा का, जहाँ पर पर्यटक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। भले ये छोटा राज्य है, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। भले ये छोटा है, लेकिन हर एक पर्यटक के दिल की धड़कन है। पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र किनारे और प्रसिद्ध वास्तुओं के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया भर से पर्यटक गोवा में अपना अच्छा समय बिताने के लिए आते हैं। ऐसा ये गोवा हमारे भारत देश में है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। देखिए लेखक अभी क्या कह रहे हैं, अपना प्रवास वर्णन ये शुरू कर रहे हैं, यात्रा वृत्तांत ये शुरू कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इसी कारण मुझे गोवा अच्छा लगता है, इसी कारण मैं अपने परिवार के साथ गोवा जा पहुँचा। इंदौर से गोवा जा पहुँचा। इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से ये गोवा जा पहुँचते हैं। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। सपरिवार मतलब परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ ये इनके साथ शामिल होते हैं साड़ू साहब इनके। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, मतलब सुबह शुरू हो गई थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा। टैक्सी का हॉर्न बजा तो लेखक का ध्यान उनकी तरफ गया और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। शीतल हवा मतलब ठंड हवा के कारण मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही ठंडी हवा वहाँ पर रहती है। समंदर किनारा जो वहाँ पर है, तो इसके लिए वहाँ पर बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। शीतल हवा मतलब ठंड हवा बहने लगी और इन झोंकों से, हवा के झोंकों से मन प्रसन्न सा हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। पर्यटन का अपना आनंद होता है। बहुत सारे ज़्यादातर जो पर्यटक होते हैं ये गोवा में कब जाते हैं पर्यटक, ज़्यादातर गर्मियों के महीने में जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड हवा रहती है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। पर्यटन से हमें बहुत आनंद मिलता है, शांति मिलती है मन को, मन शांत हो जाता है। जब हमें कोई भी समस्या है, आपत्ति है, जीवन में दुख है, संकट है, अनेक समस्याओं से हम लड़ रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं, तो इस ऐसे वक्त हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा मन को शांत करने की ज़रूरत होती है। तो इस पर सबसे अच्छा क्या सुझाव लेखक दे रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए। कहीं ऐसे प्रकृति के निकट जाना चाहिए, प्रकृति के पास जाना चाहिए, जहाँ पर हमें शांति मिले, सुकून मिले, अच्छा लगे मन को। ऐसे स्थान पर हमें जाना चाहिए और पर्यटन ही ये करने का सबसे अच्छा तरीका है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। मन हमारा जो है ये फ्रेश हो जाता है। तरोताज़ा मतलब क्या? फ्रेश हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। शरीर को विश्राम मिल जाता है, हमारी थकान मिट जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, मन फ्रेश हो जाता है एकदम। पर्यटन करने के कारण क्या होता है, हवा अच्छी मिलती है हमें, कुछ वातावरण में बदलाव आ जाता है, हमें अच्छा लगता है जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। इनकी टैक्सी आगे बढ़ती है और ये कहाँ पर आके रुकती है, कस्बा में बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। रिसोर्ट मतलब रेस्टोरेंट में आकर रुकती है ये टैक्सी इनकी। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। इसके लिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। औपचारिक खानापूर्ति मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है रिसोर्ट में जाने के बाद, रिसेप्शन पर वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम आराम करने के इरादे से, मतलब आराम करने के हेतु से, इरादे से मतलब हेतु से हम अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। देखिए अभी आगे क्या कह रहे हैं लेखक, गोवा की कुछ खास बातें बता रहे हैं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा की जानकारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पाठ का जो महत्वपूर्ण भाग है ये यही है कि गोवा की जानकारी इस पाठ से हमें सीखनी है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि गोवा जो राज्य है ये 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे तट पर बसा ये शहर बहुत ही सुंदर है पणजी। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। मांडवी नदी के किनारे ये शहर बसा है और ये नदी पूरे वर्ष भर पानी से भरी हुई रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। यहाँ पर समुद्री इलाका है, मतलब पूरा समुंदर ज़्यादा है गोवा में, तो यहाँ पर मौसम कैसा रहता है, हवा में ऐसी नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं। मुंबई में तो बहुत ऐसे दमट हवामान रहता है, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं रहता है। भले ही वहाँ पर समुद्र किनारा है लेकिन मुंबई जितना नहीं, इतनी गर्माहट वहाँ पर नहीं है। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, मतलब हरियाली ज़्यादा है, ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर है गोवा में, इसके लिए ज़्यादा गर्माहट वहाँ पर नहीं रहती है। हरितिमा मतलब हरियाली ज़्यादा है, हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, लेकिन धूप होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने एक अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। गोवा को खास सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है। यहाँ पर सफ़ेद रेतीले तट है, रेतीले मतलब जहाँ पर रेती होती है, ऐसे समुद्र तट है, बहुत आकर्षक समुद्र तट गोवा के हैं। महंगे होटल्स है और इनकी खास जीवन शैली अलग ही होती है। प्रत्येक राज्य की जीवन शैली अलग होती है, इसी तरह गोवा की जीवन शैली भी अलग है। इसके लिए खास जाना जाता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर संस्कृति आज भी टिकी हुई है। गोवा की जो सांस्कृतिक विरासत है ये आज भी वहीं पर वैसी ही है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। ऐसा लगता है कि प्रवास जब भी यात्रा वर्णन कोई लेखक करता है, बताता है, तो ऐसा लगता है कि ये सभी चित्र हमारे आंखों के सामने हमें दिख रहे हैं। ऐसा ये यात्रा वर्णन होता है, ये लेखक की
कौशल होता है, यही तो लेखक का कौशल होता है कि जब भी ये यात्रा वर्णन कोई पढ़े तो इसका नज़ारा हमारी आंखों के सामने आ जाए। ऐसा ये यात्रा वर्णन बता रहे हैं। देखिए लेखक कितने अच्छे से लिख रहे हैं कि यहाँ की शाम तो बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। अभी बेनालियम बीच गोवा में से गोवा का ही एक बीच है जो कोलबा बीच से 2 किलोमीटर दूरी पर है। सबसे आकर्षित समुद्र तटों में से एक है ये कोलबा बीच। बेनालियम बीच जो सबसे आकर्षित है। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय ही हो नहीं पा रही थी। मतलब ज़्यादातर रिसोर्ट से उस बीच की दूरी 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन चलते जा रहे थे ये लोग। तो चलते चलते जाने पर ये दूरी कम ही नहीं हो रही थी। जल्दी जल्दी चलने के बावजूद भी ये दूरी तय ही नहीं हो पा रही थी। देखिए अभी आगे लेखक क्या लिखते हैं। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। जैसे हम आगे आगे बढ़ते तो उस जगह को देखने का उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती है कि कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, हमें ये जल्दी से देखना है। तो इसी के कारण ये जो दूरी होती है ऐसा लगता है कि ये तय ही नहीं हो रही है, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। तभी अचानक क्या होता है देखिए, तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी मतलब बहुत ज़ोरों की आवाज़ थी। लहरों की आवाज़ वहाँ से आती है, समुद्र के लहरों की। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। रेत पर ज़्यादा तेज़ी से दौड़ा नहीं जाता क्योंकि पाँव ऐसे रेत के अंदर जाते हैं, तो इसके लिए चलना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अभी रास्ता पीछे छूट गया था। लेखक क्या कह रहे हैं कि ये चलते चलते इतनी समंदर के नज़दीक आ गए थे कि अभी रेत शुरू हो गई थी और रास्ता पीछे छूट गया था, तो इसलिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। धंसे हुए मतलब रेत में ऐसे दबे हुए पैरों को उठाकर ये भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लेखक क्या कहता है कि मैं जाकर इस समंदर से लिपट गया, मतलब मैं समंदर में आगे चला गया। और बच्चे क्या कर रहे थे, रेत का घर बना रहे थे। समुद्र के तट पर जो रेत होती है, कई बार हम ऐसे देखते हैं टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर कि रेत के घर बनाए जाते हैं। तो ये बच्चे बनाने लगे, रेत का घर बनाने लगे। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। ये जो रेत के घर बनाए जाते हैं वो तो समुद्र के किनारे पर ही बनाए जाते हैं, और जैसे ही पानी की लहर आ जाती है समुद्र में से, ये पूरा घर बह जाता है और फिर से बच्चे जो होते हैं ये फिर से घर बनाने लगते हैं दूसरी लहर आने से पहले। यही क्रम चलता रहता है, बच्चों का यही क्रम चला रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। देखिए ये कितना छोटा सा एक घटना है, एक पॉइंट है, लेकिन इनमें से भी ये कुछ सीख रहे हैं। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चे बार बार घर बना रहे थे, घर बना रहे हैं, लहर आ रही है पानी की, घर को डुबा ले जा रही है। फिर से बच्चे बना रहे हैं, फिर से लहर आ रही है, फिर से पानी में सब घर बह जा रहा है। तो इन्होंने क्या सीखा लेखक ने, देखिए कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। इट इज़ व्हेन वी ट्राई इट इज़ पॉसिबल टू डू एनीथिंग। कोई भी काम हम कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है। यही आशावाद हमें कायम रखना है। ये बात इन्होंने इन बच्चों से सीखी। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। गहराने पर मतलब जब शाम होने लगी तो हम किनारे पर शांति से बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। तो क्या कह रहे थे लेखक, देखिए इस बात पर कि इनके घर बन रहे थे, टूट रहे थे, बन रहे थे, टूट रहे। तो ये कह रही, मानो लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही नियति का सत्य है, यही विधि का विधान है। मतलब इनको ये कहना है कि बनना है, अगर कोई चीज़ बनती है तो इसका मिटना तय है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। ये मज़ेदार दृश्य क्या है, देखते हैं चलिए। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है।
दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए लेखक, यहाँ पर जब लहरें आती हैं किनारे की तरफ तो इन लहरों के साथ साथ जो मछली आती है इनका शिकार करने के लिए बहुत सारे पंछी वहाँ पर किनारे पर मंडराते रहते हैं, और इनकी जो टी 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 ये आवाज़ है पक्षियों की, ये लहरों की आवाज़ के साथ मिक्स हो जाती है और ये बहुत ही सुनने को सुंदर सी लगती है, कानों को आकर्षित करने वाली ये आवाज़ रहती है। तो ये जो पंछी होते हैं ये मछलियों का शिकार करने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं, तो ये किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। मंडराना मतलब वहीं पर घूमते रहते हैं और दूर नहीं जाते। लेकिन हवा अगर तेज़ चलती है तो ये उड़ नहीं पाते, सीधे उड़ नहीं पाते, तो सुस्ताने के लिए ये किनारे पर ही बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है, जो कुत्ते किनारे पर घूम रहे हैं ऐसे ही, तो इनको क्या करना होता है, इन पक्षियों की शिकार करनी होती है। जो पक्षी मछलियों की शिकार करने के लिए आते हैं ये थोड़ी देर किनारे पर मंडराते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, सुस्ताते हैं, लेकिन ये जब वहाँ पर बैठते हैं तो इनकी शिकार करने का विचार कौन करता है, ये यहाँ पर घूम रहे कुत्ते। यहाँ पर जो बैठे कुत्ते होते हैं इन कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है, क्योंकि पंछी है, पंछी तो फटक से उड़ जाते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है। वहाँ पर बैठे लोगों का बहुत ही अच्छा मनोरंजन हो जाता है ये दृश्य देखते हुए। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। जब सनसेट हो जाता है, सूर्य देवता ने विदा ली मतलब सनसेट हो गया, सूरज जो है ये सूरज डूब गया, मतलब शाम हो गई। शाम होने के बाद चांद खिलाता है, चांद बाहर आ जाता है, और चांद के प्रकाश में तो चंद्रमा के प्रकाश में तो ये समुंदर है ये पूरा बहुत चमचमाता हुआ ऐसे लगता है, इसका नया ही चेहरा नज़र आ जाता है। देखिए लेखक कह रहे हैं कि अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, मतलब ये शांत और भयावह लगने लगा, क्योंकि पूरा रात में कैसे समुद्र ऐसे शांत हो जाता है, एकदम नीला नीला दिखने लगता है चंद्रमा की प्रकाश के कारण। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ पर गोवा में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर बाइक्स जो है वो किराए पर मिल जाती है, मतलब रेंट पर मिल जाती है, किराए पर मतलब रेंट पर मिल जाती है घूमने के लिए, गोवा में घूमने के लिए। लेकिन इनके साथ बच्चे जो थे तो इन्होंने क्या किया, बस लेना ही मुनासिब समझा। मुनासिब मतलब योग्य, उचित समझा। मुनासिब समझा मतलब उचित समझा कि बस से जाते हैं, क्योंकि इनके साथ बच्चे थे। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। देखिए सी फूड मतलब क्या, नॉन वेजिटेरियन फूड। सी फूड मतलब मांस, मच्छी ज़्यादातर होती है सी फूड में। ये अधिक खाते हैं यहाँ के लोग, गोवा के लोग। तो जो शाकाहारी पर्यटक होते हैं इनको मतलब अच्छा खाना मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है, इनको ये समस्या होती है। इस समस्या से दो चार होना पड़ता है, मतलब इस समस्या से जूझना पड़ता है कि अच्छा खाना उनको वहाँ पर नहीं मिलता। सुस्वादु भोजन मतलब अच्छा स्वाद वाला भोजन इनको यहाँ पर कम मिलता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत। अगर यहाँ पर अच्छा भोजन मिलता है काफ़ी भटकने के बाद, मतलब दूर दूर तक ढूंढने के बाद शाकाहारी को अगर शाकाहारी भोजन मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो ये हमारी किस्मत समझो। और जेब तो ढीली हो ही गई, मतलब ये शाकाहारी है, कम समय पर मिलता है, मतलब कम मिलता है, रेयर है ये, तो ये महंगा तो होगा ही, तो इसके लिए जेब ढीली हो गई, मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे, ऐसा इनको कहना है। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, क्योंकि गोवा है यहाँ पर अभी मछलियाँ ज़्यादा खाई जाती है, लोग ज़्यादातर यही खाते हैं यहाँ पर, तो ये समस्या इनको पहले से ही पता थी। लेखक कह रहे हैं देखिए, इसलिए हम अपने रिसॉर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। रिसॉर्ट के किचन से जो भी भोजन आता है यही हम करते थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। गोवा के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी यही यात्रा वृत्तांत लेखक हमें बता रहे हैं। देखिए अभी आगे क्या कहते हैं लेखक।
सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। अंजुना बीच की जानकारी अभी ये देते हैं। देखिए, गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। मतलब जो अच्छे अच्छे हैं, आकर्षक है, ऐसे 7 या 8 ही है। करीब 40 छोटे बड़े बीच है यहाँ पर। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। नीले पानी वाला है ये बीच। पथरीला मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर इस बीच पर है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। उस पहाड़ी पर जाने के बाद ये दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है इस पहाड़ी से। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पछाड़ खाता रहता है मतलब ऐसे वहाँ पर ऐसे धक्के मारता रहता है ये पानी। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। पत्थर अब जब कई सालों से वहाँ पर रहते हैं, पानी के साथ रहते, तो इन पत्थरों पर पानी ऐसे ज़ोर से गिरने के बाद वहाँ पर पत्थरों में कई छेद हो गए थे, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। कई पत्थर तो ऐसे हैं कि इनके बीच पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ पर हमेशा पानी रहता है ज़्यादातर, मतलब पथरीला किनारा है ये। तो पथरीला किनारा होने के बाद लेकिन पानी तो रहता ही है। लहरें जो सामने आती है, किनारे की तरफ आती है लहरें, तो इन पत्थरों पर आती है। तो यहाँ क्या होता है कि फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि नीचे पत्थर है जिस पर पानी मतलब हमेशा रहता है। तो फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसीलिए यहाँ पर घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। यहाँ जो भी युवा आते हैं, यंगस्टर्स जो लोग आते हैं, यंग पर्सन जो आते हैं, ये अपनी ये जो युवा दल है ये अपनी मस्ती में डूबा रहता है, एंजॉय करते हैं ये लोग। लेकिन परिवार के साथ जो लोग आते हैं फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, इनको अपने बच्चों को ध्यान देना होता है, कहीं ये बच्चे फिसल ना जाए, खतरों से इन्हें सावधान करना रहता है। तो ये हमेशा बच्चों को दिशा निर्देश देने में ही लगे रहते हैं। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। यहाँ के बीच बड़े ही आकर्षक है, बहुत सुंदर है। अपना अपना सौंदर्य है, मतलब सुंदर है ये। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला मतलब ऐसे ऊपर उठा हुआ है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। मछुआरे मतलब जो मछली पकड़ते हैं, फिशर्स जिसे कहते हैं, ये इनकी पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। कितनी विशेष बात है, देखिए यहाँ की मछलियाँ जो पकड़ी जाती है ये स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। अंजुना बीच कैसा है? गहरा मतलब डीप है, और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। मतलब बॉलीवुड के कई सीन्स यहाँ पर शूट किए गए थे। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। ये दोनों बीच देखने के बाद लेखक क्या कहते हैं कि आगे हम पूरा पणजी शहर देखने के लिए निकल पड़े। इन दोनों बीच के बारे में ये बता रहे हैं, अंजुना बीच और बेलानियम बीच। अंजुना बीच पर तो कई बार फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बॉलीवुड के फिल्मों की अनेक फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की गई है, ऐसा ये कह रहे हैं। दोनों भी बीच जो है ये व्यावसायिक बीच है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आने के बाद इनको पैसे मिलते हैं। ये सब देखने के बाद ये पणजी शहर देखने के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। अब ये शाम को कहाँ पर आते हैं? कलिंगवुड बीच पर आते हैं। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। गोवा का सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंगवुड बीच, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है, क्योंकि बहुत से सारे पर्यटक ज़्यादातर इस कलिंगवुड बीच पर आते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवसाय उन पर चलता है। यहाँ के पर्यटक जो आते हैं वहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, खरीदी करते हैं, खरीदते हैं कुछ सामान। तो व्यावसायिक
बड़ा यहाँ पर चलता है, व्यवसाय का केंद्र है ये स्थानीय लोगों के लिए। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। मतलब वाटर स्पोर्ट्स मतलब पानी के जो गेम्स होते हैं वो वहाँ पर है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया है, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया है। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी मतलब अलग ही है, विचित्र है, उतना ही भयावह भी है। क्या कह रहे हैं कि काफ़ी ऊंचाई से मतलब बहुत हाइट से जलराशि को देखना, जलराशि मतलब पानी को देखना जितना विस्मयकारी है, स्ट्रेंज है, विस्मयकारी मतलब क्या, स्ट्रेंज है, उतना ही ये डरावना भी है, डेंजरस भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। पैराग्लाइडिंग आपने तो देखा ही होगा, दूर दूर तक पानी ही पानी होता है, तेज़ हवा होती है, रस्सियों में बंधे हुए हम, मतलब ऐसा अद्भुत सीन ये हमारी आंखों पर देखिए कितना अच्छा से ये लेखक कह रहे हैं, प्रवास वर्णन यात्रा वृत्तांत बता रहे हैं। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। पैराग्लाइडिंग में मन की जो भावना होती है वो ऐसी ही होती है, जैसा लेखक कह रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है और बहुत ज़ोरों से हवा चलती हुई होती है और रस्सी से बंधे हुए हम लोग होते हैं। डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, ये डर तो हमेशा मन में रहता ही है, लेकिन इतनी खुशी भी होती है कि आगे इतना सुंदर नज़ारा हम देख रहे हैं। डर इस बात का कहीं छूट गए तो समझ गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत, बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है पैराग्लाइडिंग से। इसका वर्णन लेखक ने बहुत ही अच्छा इस पाठ में किया है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं लेखक। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या मतलब डेली वर्क्स इनके सेम ही रहे 4-5 दिन। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। ये इनकी दिनचर्या थी कि सुबह जल्दी उठना, खाना नाश्ता करने के बाद ये फटक से घूमने फिरने निकल पड़ते थे। पूरे दिन भर घूमना फिरना, सब जगह देखना, पॉइंट्स देखना, और शाम को थक कर रिसॉर्ट में जब आते थे तो थकान मिटाने के लिए, पूरे दिन भर की थकान मिटाने के लिए ये क्या करते थे, पूल में स्विमिंग करते थे। तैरना मतलब क्या, स्विमिंग करना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। कोलवा बीच पर डॉल्फिन मछलियाँ देखने का पॉइंट है, सबसे आकर्षित समुद्र तट है ये। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने आनंद लिया। इनके साथ जो बच्चे थे इन्होंने बहुत अच्छा आनंद लिया इसका। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब ये छुट्टियों में गए थे वहाँ पर गोवा पर, तो इनको ये त्यौहार भी वहाँ पर मनाने का आनंद मिला, सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। नवरात्रि और दशहरा बहुत बड़े पैमाने पर ये त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। घट स्थापना की जाती है नवरात्रि में, और लड़कियाँ गरबा खेलती है। उत्तर भारत में ये त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी मनाया जाता है, गोवा में भी। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है, या इनके यहाँ अलग से मनाया जाता है कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, रावण दहन नहीं किया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। जो भी इनके वाहन है मतलब व्हीकल्स है, इनकी साफ़ सफाई करते हैं, इनको अच्छे तरह से क्लीन करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। पालकी मतलब जो मंदिर में भगवान की पालकी होती है, ये पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। पेड़ की पत्तियां तोड़कर बधाई देते हैं। दशहरा में हम आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा, और आपने ऐसा किया भी होगा। दशहरा को हम पेड़ की पत्तियां देकर एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी दशहरा, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर होता है। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, वैसे गोवा की भी है। सांस्कृतिक विरासत गोवा को भी बहुत सारी मिली है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन
और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद भी यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। भले ये गोवा जो है ये पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा है, मतलब ज़्यादा दिनों तक ये पुर्तगालियों की हिरासत में था इनके। गोवा जो है ये पहले पुर्तगालियों की हिरासत में था। करीब 450 सालों तक उन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया पुर्तगालियों ने, लेकिन फिर भी आज भी ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रैंक कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। संस्कृति इन्होंने अपनी आज भी कायम रखी है। पूरी दुनिया के पर्यटक यहाँ पर इसी के कारण आते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण होता है, अद्भुत स्वरूप इसे प्राप्त है। वर्षा ऋतु के आगमन के बाद तो प्रकृति गोवा को कुछ ऐसा अलग सा बना देती है कि बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का होता है गोवा का। तो ये यात्रा वर्णन यहाँ पर ख़त्म हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने गोवा का वर्णन इस पाठ से हमें करवाया है। इसके शब्दार्थ अभी हम देखते हैं। आबोहवा मतलब जलवायु, वाटर वेपर। खाना पूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना। हरितमा मतलब हरियाली, ग्रीनरी जिसे हम कहते हैं। सैलानी मतलब सैर सपाटा करने वाले पर्यटक मतलब घूमने को आने वाले लोग, उनको सैलानी कहते हैं। सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट, अच्छा भोजन। मुहावरे देखिए इसके। मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना, मन अच्छा होना। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना। दो चार होना मतलब जूझना, संघर्ष करना। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्चा होना, बहुत पैसे खर्च होना, जिसको कहते हैं जेब ढीली होना। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें गोवा के बारे में अच्छी जानकारी हमने पाई है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। गुड बाय।